चलो देखो, अब हमने 3 पढ़ लिए, कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया। अब जो हमारा चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर ये आपका 25 से लेके 28 तक रहेगा, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। धार्मिक का मतलब समझते हो? धर्म से संबंधित, ठीक है। और स्वतंत्रता का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था कि फ्रीडम, ठीक है। तो अब देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि धर्म के हिसाब से आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ये सब चीजों को देख करके कोई आपको रोक नहीं लगाएगा। आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी धर्म को अपनाओ। कानूनी तौर से ये राइट है ना, कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? आपका कानूनी तौर से अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार में है। आप किसी भी भगवान की पूजा करो, आप मस्जिद जाओ, है ना, आप कोई मंदिर में जाओ भगवान राम के, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप किसी भी भगवान की पूजा करो, कोई कैसे भी कपड़े पहनो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप समाज में रह रहे हो, आप मान लो भगवान के कपड़े पहन रहे हो, या फिर जैसे मस्जिद जा रहे हो तो वहां पर भी जा रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आती है। जो अगला जो बात करूं वो है संस्कृति और शिक्षा का, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उनतीस से लेके 30 तक, ठीक है। अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। संस्कृति दैट मीन्स कल्चर, जो कल्चर आप लोग अपना रखिए, ठीक है। जिस तरीके से रहन सहन, खान पान, ये क्या आपका कल्चर है ना? क्या क्या? रहन सहन, खान पान, बोलचाल, ये सारी चीजें आपकी कल्चर में आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन से? रहन सहन, खान पान, बोलचाल, ये सारी चीजें आपके कल्चर में आ जाती है। शिक्षा का मतलब है एजुकेशन। आपको अपनी कोई भी स्कूल खोलने का अधिकार है इंडिया में। स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, पढ़ाइए बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप संस्कृति का विकास करने के लिए अपना एक प्रोग्राम चलाइए, ठीक है, जिससे संस्कृति का विकास हो। मान लो आप अपना कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हो, तो आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसमें लोगों को जोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यह आपके अधिकार दिया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। अगला जो बात करूं मैं, सबसे मेन वाला जो बाबू यही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल नंबर कितना है इसका? 32, ठीक है। अब देखो, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, इसका संवैधानिक मतलब कानूनी तौर पे उपचार यानी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यहाँ पट्टी और बैंडेज से नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग कानूनी तौर पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। दैट मीन्स न्याय करना। अगर किसी भी इन पांचों अधिकारों में से किसी का भी हनन होता है, तो आप इस अधिकार के तहत न्यायालय में डायरेक्टली जा सकते हो। न्यायालय दैट मीन्स कोर्ट, ठीक है। ठीक है, आप इसमें भी जा सकते हो। और जब जुडिशरी की मैं बात करूं, ठीक है, तो जुडिशरी की जो पावर है वो लगभग आपकी बटी हुई है, ठीक है। कितने पार्ट्स में बटी हुई है? तो जुडिशरी की जो पावर्स है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। एक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे बड़ा है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ा है। ये कहाँ है आपका? दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा जो बात करूं मैं वो है हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट। दूसरा जो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लगभग आपके सर्च कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से लगभग बोलूं तो लगभग चल नहीं रहे, लगभग 24 या 25 होंगे, ठीक है। लगभग 24 या
25 के अराउंड ऑफ में हाई कोर्ट होंगे। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसकी तो संख्या है ही नहीं, अनगिनत है, ठीक है। तो जो जुडिशरी है यानी जो न्यायपालिका है उसकी पावर्स को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे पहले अगर आपको केस करना है तो आपका केस जो जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट से अगर सॉल्व नहीं हुआ तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से अगर सॉल्व नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आप अधिकतर देखोगे कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस केस की सुनवाई के लिए अपने पास बुला जाता है। लेकिन बाबू एक बात बताओ, केस के चक्कर में कभी जिंदगी में मत पड़ना, क्योंकि अगर आप केस के चक्कर में पड़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा। कैसे पेंडिंग? क्योंकि आपको अगर कुछ दिन पहले का विवाद याद है तो एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब में न्यायपालिका से संबंधित एक पॉइंट लिखा हुआ था कि भारत में कितने ही केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं। सोचो उस विवाद को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या कहा कि पुरानी जितनी भी एनसीईआरटी है जिस दुकान के पास फटाफट वापस कर दो, नहीं तो आप पर जुर्माना लगेगा, है ना। तो उन सारी चीजों को दिखाना नहीं चाहता भारतीय जो न्यायपालिका है कि हमारे पास कितनी कमियां हैं, हमारे संविधान के अंदर कितनी कमियां आ गई। संविधान के अंदर कमियां नहीं, इन जो नेताएं हैं जो काम करने वाले हैं उनके पास कितनी कमियां हैं, ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनको हमें पढ़ना था इस चैप्टर में, लेकिन हमने जो पढ़ा था वो हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक पढ़ लिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिट। क्या है? रिट। तो रिट का मतलब होता है बाबू कि न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। रिट का अर्थ है न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। जब भी कोई कोर्ट है, उस कोर्ट में न्यायाधीश होता है, तो जो न्यायाधीश होता है कोई भी अपना आदेश दे रहा है कि इस काम को किया जाए, वो क्या होता है? रिट। रिट जो होता है बाबू 5 तरीके का रिट होता है। कितने? 5 तरीके के रिट होते हैं। 5 टाइप्स आपको बताएंगे। पहला जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसका मतलब ये है, बंदी मतलब कैदी, है ना, कोई भी ऐसा आदमी जिसको कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया हो। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जब भी जो न्यायालय होता है या जो न्यायाधीश होता है वो किसी व्यक्ति जिस पर जुर्म का आरोप लगा हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको कोर्ट में पेश करने की बात कहता है, तो वो कौन सी रिट लगती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाया जाता है कि इस आदमी ने इस गुनाह को किया है, आपको इस टाइम में इस आदमी को कोर्ट में पेश करना है। आप लोगों को एक बेसिक सी जानकारी दे दूं कि जो अब अगर आपको पुलिस कभी भी गिरफ्तार करेगी, कभी भी किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करेगी, तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये कानूनी तौर पे लिखा हुआ है कि 24 घंटे में अगर पुलिस आपको नहीं करती है तो पुलिस पर कार्रवाई की जा सकती है। और आपका जो बयान होता है, जो आपने बयान पुलिस के सामने दिया है, तो वो बयान अदालत में मान्य नहीं रहेगी। जो बयान आप अदालत में न्यायाधीश के सामने दोगे वो जो बयान होगा वही आपका मानना होगा। तो कभी भी अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस आपसे जबरदस्ती करेगी कि हाँ ये बात बताओ हमें, या फिर जबरदस्ती 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है, तो आप वहां पर झूठ भी बोल सकते हो, क्योंकि वो जो बयान होगा आपका वो कोर्ट में सुनाई नहीं जाएगी या उसको सबूत के तौर पे नहीं माना जाएगा। आपकी जो ओरिजिनल है बयान, ठीक है, जो आप सामने दोगे जज के, वो आपकी बयान मानी जाएगी। तो देखो पहला जो था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दैट मीन्स जो बंदी है, ठीक है, जो गिरफ्तार है, जो मुजरिम है, उसको क्या करना है? कोर्ट के सामने पेश करने के लिए रिट दिया जाता है। जो दूसरा होता है वो होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, परमादेश देखो तोड़ो, पर और परम और आदेश, ठीक है, परम और आदेश, परमादेश। तो आदेश का तो मतलब ऑर्डर होता है ना, जब भी हम किसी को आदेश देते हैं। परमादेश एक ऐसा रिट है जिसके अंतर्गत कोई भी सरकारी अधिकारी, क्या कोई भी सरकारी अधिकारी जो होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है, वो क्या करता है कि जब भी अपने शक्तियों को गलत उपयोग के लिए यूज करता है तो उसको ये चीज दिखाई जाती है, रिट जारी की जाती है कि आप अपनी शक्तियों का गलत यूज कर रहे हो और उन शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है न्यायालय द्वारा। क्या यहाँ सारा जो मेन रोल है ना वो कोर्ट का है, न्यायालय का, पूरा मेन रोल न्यायालय का है।
न्यायालय मैंने आपको बता दिया था तीन टाइप्स में है। जो जुडिशरी है, जो उसका पावर्स बटे हुए हैं वो तीन तरीके में बटे हुए हैं। एक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, है ना। सबसे जो बड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आपका दिल्ली में है। उसके बाद लगभग 24 या 25 आपके हाई कोर्ट्स है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तो बात ही नहीं है। अब देखो, दो हमने रिट पढ़ लिया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश। उसके बाद एक है आपका निषेध आदेश। निषेध आदेश, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डीप में बताता हूं। निषेध का मतलब होता है किसी भी चीज पर रोक लगाना। निषेध का मतलब किसी भी चीज पर क्या करना, रोक लगाना। अब देखो, जो न्यायालय होता है बाबू, वो तीन तरीके का था उसमें, है ना। जो जुडिशरी की पावर बटी हुई है, क्या क्या, एक जो था आपका सुप्रीम कोर्ट था, एक हाई कोर्ट था, और एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। ठीक है। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च है, सबसे बड़ा कोर्ट है ना। लेकिन जो उससे नीचे है वो क्या है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है उसके नीचे, और सबसे नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सबसे पहले जो भी कोई केस किया जाएगा एक जिला से, ठीक है, या फिर किसी एक स्मॉल अर्बन मतलब रूरल एरिया से, गांव के एरिया से, तो उसका जो केस जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। किसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो वो केस किस में जा सकता है, हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और हाई कोर्ट में मान लो कोई आदेश दे दिया, ठीक है, उस आदेश में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस आदेश पर निषेध लगा देगा। वही निषेध आदेश होता है, यानी दैट मीन्स रोक लगाना। कोई भी ऐसा आदेश जो कि सही नहीं है और हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो उस पर रोक लगाता है सुप्रीम कोर्ट निषेध आदेश के रिट के तहत। निषेध मतलब इतना याद रखना कि रोक लगाना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा तीन रिट। चौथा जब रिट की हम बात करते हैं वो होता है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण रिट का मतलब है कैसा भी जो जज सरकार, ये परमादेश जो था उसी टाइप का है। ठीक है, उत्प्रेषण रिट का मतलब है कि कोई भी ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसा अधिकार, कोई भी ऐसा अधिकार जिसका हनन हो रहा है या फिर आप कानूनी तरीके से कुछ गलत कर रहे हो, तो उसके रोकने के लिए आपके उत्प्रेषण रिट का यूज किया जाएगा। इसके बाद जो आपके एक चार हो गए, और आखिरी जो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, देखो जो अधिकार परीक्षा जो रिट है ना बाबू, इसका मतलब है कि हमारा अधिकार क्या है, क्या हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है। हमें अपने अधिकार के बारे में बताता है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं कानूनी तौर पे। ये जो रिट होता है वो हमें हमारे अधिकार के बारे में बताता है। अब देखो, हमारा जो रिट का टॉपिक था वो भी हो गया, बचा क्या, निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी, नजरबंदी का मतलब होता है किसी को अपनी आंखों के सामने क्या करना, कैप्चर कर लेना, है ना। अब देखो, निवारक नजरबंदी का मतलब ये है कि निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी जो होता है वो शक, जब भी किसी पर शक या डाउट होगा, क्या होगा, डाउट के आधार पर आप उसको गिरफ्तार करते हो। मान लो जैसे कोई आदमी है, उसको लग रहा है, ठीक है, कि वो बम ब्लास्ट करने वाला है कहीं पे, तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, वही होता है कि जब हम शक के आधार पर निवारक नजरबंदी का यूज करते हैं, शक के आधार पर जब हम लोग क्या करते हैं, निवारक नजरबंदी का उपयोग करते हैं। अब देखो, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक का मतलब समझते हो, निर्देश देना, जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट देते हैं कि हाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा काम करो, है ना। अब देखो, राज्य यानी एक स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो, यहां हमने मौलिक अधिकार भी समझा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में बहुत अंतर है। कैसे, जो मौलिक अधिकार होता है वो कानूनी तौर पे आपको दिया गया है 6 अधिकार दिया गया है। कौन कौन सा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये तो 6 आपके पास है परमानेंट सबके पास।
इसका अगर उल्लंघन होता है तो आप लोग न्यायालय में जाकर केस कर सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन या पालन नहीं हो रहा है तो आप उसमें जाकर के केस नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ये पता है किसके हाथों में होगा? ये उस सरकार के हाथ में होती है जिसकी गवर्नमेंट बनकर आती है, जिसे लोग चुन करके सत्ता में बैठाते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनके हाथों में होता है। जैसे समझो, मैं समझाता हूँ और थोड़ा सा डीप में। कैसे डीप में? जैसे मान लो बीजेपी की सरकार, इलेक्शन होने वाला था, तो बीजेपी की सरकार ने कुछ वादा किया था कि हम राम मंदिर को बनवाएंगे, चाहे हम बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है। तो ये होता है उनके वादे। जब सरकार बन जाती है और वो इन मुद्दों को काम करते हैं, विचार करते हैं, तो वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। लेकिन जब इन पर काम नहीं कर रही है सरकार, कोई एक्शन नहीं ले रही है, या ऐसा सरकार ने वादा किया कि हमारे किसी को 5-5 हजार रुपए देंगे और नहीं दे रही है, तो आप उसके खिलाफ सरकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप जाओ केस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सपोर्ट में मैं भी खड़ा हूं, ठीक है। न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो भी खड़ा रहेगा साथ ही। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यहां पर आप केस नहीं कर सकते। अगला जो टॉपिक है हमारा, मौलिक कर्तव्य। जिस तरीके से मौलिक अधिकार होता है उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। देखो, कुछ मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि मौलिक कर्तव्य आखिर होते कितने, लगभग 12-13 होते हैं। कर्तव्य जो है वो हमारे 42वें संशोधन में, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। तो मौलिक जो कर्तव्य है हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए कार्य किसी देश में रह रहा है तो, ठीक है, तो वो लगभग 12 है। कितने हैं? 12 है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। हर नागरिक के अंदर ये चीज होना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम माने, ठीक है, उसको पालन करें, और हमारा जो झंडा होता है उसको कभी भी नीचे ना गिरने दे, उसका हमेशा से सम्मान करे, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करे। आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर नेशनल एंथम चल रहा है, राष्ट्रगान चल रहा है, तो आप लोग स्थिर हो जाइए, आप लोगों को हिलना डुलना मना होता है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, जो कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को ऐसा करना चाहिए। दूसरा जो बोलूं वो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखना, उनका पालन करना। जैसे कभी भी राष्ट्र पर खतरा आता है, ठीक है, तो आप राष्ट्र का सपोर्ट करोगे। क्यों भाई? हम इंडिया वाले हैं, इंडिया की सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? ऑफकोर्स बात है, राष्ट्रवाद, हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम है ना। तो हर वो इंसान जो इंडिया में रह रहा है उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए। तीसरा जो है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता यानी हम स्वयं निर्भर है। संप्रभुता का मतलब स्वयं निर्भर है, स्वशासन है, ठीक है। स्वशासन दैट मीन हम लोग खुद पर शासन कर रहे हैं ना, कोई तो हम पर, अब दूसरा तो शासन नहीं कर रहा। और एकता यानी यूनिटी के साथ काम करना। अखंडता यानी हमारी जो नीति है, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो इन सब की हमें क्या करना है? रक्षा करना है। राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, हमेशा अपने देश के लिए रक्षा करने के लिए तैयार रहा। जैसे आप सभी देख सकते हो कि आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, चाहे पुलिस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, सभी लोग पूरे देश की सेवा करने में लगे हुए होते हैं, ठीक है। आपका भाई, आपके पापा, मम्मी, कोई ना कोई हर सेक्टर में लगे होंगे जो कि देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। नागरिकों में भाईचारा का निर्माण करना। हमारा जो देश है वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में कोई विवाद की स्थिति ना पनपे, इसके लिए हमें भाईचारे बना के रहना होगा। क्योंकि देखो, एकता रहेगी, ठीक है, तो कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग खड़े होंगे, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, तो हमें बहुत ज्यादा कमी है। कमी है क्या? अब देखो, जैसे मुट्ठी होता है, मुट्ठी की 5 उंगली जब मैंने बंद कर दी ना, तो इसको खोलना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जब मैं एक उंगली से बंद करूंगा ना, तो उसको आसानी से खोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज समझो कि एकता जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। जब एक आदमी आवाज उठाता है ना, तो थोड़ा सा कम आवाज जाती है, लेकिन जब वही एक की जगह 100 आदमी खड़ा हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है ना। वहां पर सवाल उठता है कि क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा है। अगला जो है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, उसकी रक्षा करे। हमेशा प्रकृति ने हमें जो चीजें दी हैं उनका यूज करो। लेकिन आज के टाइम पे जो है हमारा जो ह्यूमन है वो पैसे के चक्कर में बहुत लालची हो गया है, नेचर को बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, उद्योगीकरण कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं,
पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, तो ये गलत है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यही कहती हैं कि हमें पेड़ों को बचाना है, पर्यावरण संसाधनों की रक्षा करना है, उनका सही से यूज करना है, ये सारी चीजें है। उसके बाद है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रहे। हमेशा से हमारी जो संस्कृति है उसको चलाते रहे, दूसरी की संस्कृति को भी अपनाएं। ऐसा नहीं कि हम मना नहीं कर रहे कि दूसरी की संस्कृति अपना मत अपनाइए, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको हमेशा से ही कभी भूलना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की संभावना का विकास करें। हमेशा से ही शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने देश को कैसे विकास करवाना है, ये सारी चीजें सोचते रहिए, नई नई खोज करिए जिससे देश का विकास हो सके। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। हमेशा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका खराब ना करें, उसको हानि ना पहुंचाएं। स्वच्छ भारत अभियान में चले, ठीक है, भारत को स्वच्छ करने में सहायता करें। देखो, सार्वजनिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसको ना लोग बड़ा बेकार समझते हैं। बेकार समझने का मतलब बाप का माल नहीं समझते, ठीक है, इसको किसी भी तरीके से तोड़ फाड़ देते हैं। अधिकतर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में देखा है बच्चों को कि वो स्कूल की लाइट्स, जो चेयर्स है, जो बेंचेस है, या फिर जो पंखे हैं, इनको तोड़ देंगे। कोई पंखा टेढ़ा कर देगा, कोई लाइट तोड़ देगा, बाथरूम तक का नल तक तोड़ देते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी है बाबू, तो आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करोगे क्या? आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ये है कि जितनी भी सार्वजनिक है चीजें, उनकी भी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। अगला जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को और बढ़ाने का प्रयास करें। हमेशा से ही लोगों को मोटिवेट करना है कि हाँ, हम इंडिया के रहने वाले हैं, चाहे हम इस कंट्री के रहने वाले हैं, हमारी संस्कृति ये है, उसके बारे में बताइए लोगों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़िए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें करना है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा का अधिकार था उसमें कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों तक के लिए एजुकेशन जो था वो एकदम फिक्स कर दिया गया था। ये 86th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कहा गया कि जो 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों तक का माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराए। तो देखो बच्चों, ये थे आपके लगभग 12 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। तो आज का जो चैप्टर था वो हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार पढ़ाई के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।